डियर स्टूडेंट वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज क्लास 6 में सामाजिक की बात करेंगे हम। एसएसटी की एसएसटी में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने अंतिम वीडियो में हमने पाठ संख्या 8 पूरा कर दिया था। आज पढ़ेंगे पाठ 9। ठीक है, पाठ 9 की शुरुआत करेंगे। पाठ 9 का आपका नाम है व्यापारी। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पाठ संख्या 9 में हम व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में और तीर्थयात्री के बारे में। तीर्थयात्री का मतलब क्या होता है कि किसी धार्मिक स्थल पर जो घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए धार्मिक स्थल पर वो जो तीर्थ करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वो व्यक्ति यात्री जो तीर्थ स्थान पर जाते हैं वो तीर्थयात्री होते हैं। राजा जानते हैं, और व्यापारी व्यापार करने वाले, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन व्यापार और व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यापार किस प्रकार होता था प्राचीन समय में, और व्यापारी किस प्रकार के लोग थे। उन व्यापारियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब आपको प्राचीन समय के व्यापारियों के बारे में और व्यापार के बारे में अगर पता लगाना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। हमने देखा है कि हमको बहुत सारे बर्तन मिले हैं, खूबसूरत बर्तन। और अगर उन बर्तनों की बात करें, ख़ास तौर पर कटोरियों की, थालियों की, तो हमें अलग अलग पूरा स्थल पर ये मिलती हैं। तो भारत में जो पूरा स्थल जगह है या विश्व के अंदर, वहाँ पर हमको बर्तन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? खूब सारे बर्तन मिलते हैं। बर्तन तो जानते हो ना क्या होते हैं बर्तन, वो मिलते हैं। हमें कटोरियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कटोरियाँ। ठीक है, वो भी ध्यान रखनी है कि हमें कटोरियाँ मिलती हैं। हमें थालियाँ भी मिलती हैं पुराने समय की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, कटोरियाँ थालियाँ मिलती हैं पुराने समय की। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उस समय के लोगों ने कैसे बनाए होंगे बर्तन, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बर्तन पहुँचे होंगे। वो किन का काम था? वो इन व्यापारियों का काम था। व्यापारी लोग ही तो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर सामान बेचते हैं। आपने देखा होगा गांव में लोग आते हैं कुछ बेचने के लिए, कुछ चावल बेचने के लिए, कुछ आइटम, कुछ सब्जी वगैरह। तो जो बड़े बड़े व्यापारी हो या छोटे व्यापारी हो, वो अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने का काम करते हैं। अगर हम व्यापारियों की बात करें और व्यापार की, तो दक्षिण भारत में व्यापार खूब बढ़िया चलता था। कहाँ पर? साउथ इंडिया में जो व्यापार है वो बहुत बढ़िया चलता था। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत में सोने का व्यापार चलता था, गोल्ड का। ठीक है, जो मसाले हैं उनका भी व्यापार चलता था। और विशेषकर मसालों की बात करें तो जो काली मिर्च है वो दक्षिण भारत में, इसका व्यापार तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। काली मिर्च का मसाले जो अलग प्रकार के, इलायची वगैरह, सोना है उसका भी व्यापार चलता था। अगर हम और बात करें तो जो कीमती पत्थर हैं उनका भी व्यापार चलता था इस दक्षिण भारत में पुराने समय में। तो जो आप काली मिर्च ये देख रहे हो, इस काली मिर्च की मांग दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा थी। दूसरे देशों में अगर हम काली मिर्च की बात करें तो जो यूरोप के अनेक ऐसे साम्राज्य हैं, जैसे रोमन साम्राज्य की बात करें, इटली वगैरह वहाँ के, तो वहाँ इस काली मिर्च की मांग थी। और लोग उस काली मिर्च को काला सोना कहते थे, काले सोने के नाम से पुकारते थे काली मिर्च को। उनको बढ़िया लगती थी। काली मिर्च का नाम सुना है ना? काली मिर्च जो अपन चाय में कभी डालते हैं, कभी हलवे में डालते हैं, वही काली मिर्च, वो अपने भारत में, दक्षिण भारत में खूब होती थी। और उसकी मांग दक्षिण भारत से बाकी देशों में इतनी थी कि बाकी रोमन साम्राज्य वाले लोग इसे, आपको बता दें, काले सोने के नाम से पुकारते थे। और वो आके यहाँ भारत में लेने के लिए आते थे। वो व्यापारी लोग सामान लेने के लिए जहाज़ का प्रयोग करते और जहाज़ों के माध्यम से समुद्री रास्तों का प्रयोग करके भारत में आते और भारत में व्यापार करने की कोशिश करते और व्यापार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत में वो व्यापार किस प्रकार से करते थे। अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में जो हमको सोने के सिक्के मिलते हैं वो रोमन साम्राज्य के मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत में काली मिर्च ज़्यादा होती है, रोमन वालों को काली मिर्च बहुत बढ़िया पसंद है।
तो रोमन के लोग, व्यापारी लोग भारत में आते काली मिर्च लेने के लिए दक्षिण भारत में, यहाँ से काली मिर्च खरीदते हैं किसके बदले? सोने के सिक्के के बदले। क्यों, कैसे पता लगा हमें? क्योंकि हमको रोमन के सिक्के मिलते हैं दक्षिण भारत में, अर्थात हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पुराने समय में जब काली मिर्च की लेने के लिए लोग आते थे तो वो सोने के बदले भारत के अंदर काली मिर्च खरीद कर रोमन लेकर जाते हैं और वहाँ पर बेचने का काम करते हैं और खाना पीने का काम करते हैं। तो हमें इस व्यापार के बारे में अंदाज़ा होता है कि पुराने समय में व्यापार किस प्रकार चलता था। इन व्यापारियों ने भारत में आने के लिए अलग अलग समुद्री रास्तों की खोज की। किसकी? समुद्री रास्तों की खोज की व्यापारियों ने। और कुछ व्यापारी लोग समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर में, कुछ बंगाल की खाड़ी पार करके अलग अलग स्थानों पर जाते रहते थे। ये जो नाविक लोग थे, नाव चलाने वाले, जो समुद्र के रास्तों की खोज कर रहे थे, इनको मानसून है या जलवायु है उनसे उनको पता लग जाता है किस प्रकार की जलवायु कहाँ पर है, और वो मानसूनी हवाओं का भी फायदा उठाते थे। इसके अलावा जब मानसूनी हवा का मतलब हुआ कि भाई जिस तरफ मानसूनी हवाएं होगी उस तरफ नाव लेकर जाएंगे तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हवाएं चलेगी, साथ साथ में उसी दिशा में नाव चलेगी तो आने में दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है। और जब पुर्तगाली की हम अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली एक व्यक्ति भारत के अंदर आया समुद्र के रास्ते हुए, वास्को दी गामा का, और उसने भारत की खोज की। सबसे पहले उसने बताया बाकी देशों के अंदर भारत नाम का कोई देश है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम और स्थानों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे विकसित हुए हैं। समुद्र के किनारे विकसित होने की जो वजह हो सकती है कि समुद्र के आसपास में जो देश हैं वो समुद्री रास्ते से होते हुए भारत के अंदर आते थे। तो अब भारत में आएंगे समुद्री रास्ते हुए तो समुद्र के किनारे तो ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पर आ जा सकते हैं, और तो इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारे विशेषकर बंदरगाह बनाना शुरू कर दिया और बंदरगाह विकसित हो गए। क्या विकसित हो गए? बंदरगाह विकसित हो गए। तो अब हमें ये समझना है कि बंदरगाह विकसित किस प्रकार हुए। जैसे मान लो दक्षिण भारत का भाग है और इधर अलग अलग जैसे मुंबई है, ठीक है, इधर से कोई समुद्री रास्ते में कोई व्यक्ति आया, मान लो यहाँ पर, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर आया। अब यहाँ पर सामान लेने ले जाने के लिए यहाँ पर एक छोटी छोटी जगह पर जहाँ पर जहाज़ों को उतारा जाता था, ले जाया जाता, तो इस स्थान को बंदरगाह या पतन कहते हैं। इसी स्थान से लोग रहने लग गए, यहीं से काम करने लगे, धीरे धीरे विकसित हो गए और यहाँ से बड़े बड़े शहर बनते गए। वैसे हम देखें तो भारत के बड़े शहर इन्हीं के किनारे भी हैं और मुंबई समुद्री किनारे ही तो स्थित है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि अलग अलग समुद्री तटों से लोग आते थे और भारत के अंदर जो समुद्री तट है उसमें किस प्रकार की कंडीशन थी। भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें से अधिकतर जो राज्य हैं वो समुद्र से टच होते हैं। आपको पता होगा यहाँ केरल हैं, फिर गोवा है, ऊपर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इस प्रकार के जो राज्य हैं वो सभी क्या है, समुद्र के, उनकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। और बहुत से यहाँ पर क्या है, पठार भी हैं, यहाँ पर क्या है, पर्वत भी हैं और मैदान भी हैं और नदियाँ तो है ही। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, पर्वत पठार नदियाँ इस इलाकों के अंदर। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जो कावेरी नदी हैं उसके आसपास में इलाके हैं उनको उपजाऊ ज़मीन मिलती है, और कावेरी के आसपास में जो मैदानी भाग है बड़ा उपजाऊपन भाग है। उपजाऊ का मतलब होता है जहाँ पर ज़मीन काम वाली हो, जिससे खेती आसानी से हो सकती है। तो इस प्रकार का जो मैदानी भाग है वो कावेरी नदी के आसपास में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैदानी जो इलाके हैं और तटीय इलाकों हैं उनमें लोग रहते थे, और वो लोग क्या करते थे कि राजाओं के पास से धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति बढ़ रही थी। इन वजह से क्योंकि ज़मीन उपजाऊपन है, व्यापार बढ़ता जा रहा था, तो दक्षिण भारत के अधिकतर राजा महाराजा धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। और शक्ति क्यों बढ़ रही थी ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि शक्ति इस वजह से बढ़ रही थी क्योंकि ज़मीन उपजाऊपन है, वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, लोग आराम से व्यापार कर लेते थे, उनका व्यापारी रास्ता से मिले हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इनकी शक्ति बढ़ रही थी। अब इनकी शक्ति बढ़ रही थी हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि उस समय की जो संगम कविताएं हैं
उन संगम कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मुवेनदारों के बारे में पता लगता है। किसके बारे में? मुवेनदारों के बारे में, मतलब अमीर लोगों के बारे में पता लगता है इन कविताओं के माध्यम से, ये भी ध्यान रखना है। और मुवेनदार का मतलब होता है तीन मुखिया। तीन मुखिया ये तमिल भाषा का शब्द है। मुवेनदार का ये किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है मुवेनदार, और मुवेनदार का मतलब होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए होता था। इसमें मुवेनदार जो शब्द है वो तीन शासक, तीन परिवारों के लिए होता था। तीन परिवारों के अंदर एक तो बात करें हम चोल, एक चेर वंश, एक पांड्य वंश। ठीक है, वापस सुनेंगे आप ताकि आपको पता लग जाए आराम से। मैंने आपसे क्या कहा कि जो दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत में जो यहाँ के जो राज्य हैं, यहाँ के राज्य बड़े अमीर लोग हैं। यहाँ के लोग खुश रहते हैं। क्यों? कि पैसे बढ़ रहा है इनके पास, क्योंकि यहाँ जो कावेरी नदी है उसके आसपास की ज़मीन उपजाऊपन है, और आसपास की ज़मीन उपजाऊपन होने की वजह से वहाँ खेती आराम से हो सकती है। काली मिर्च खूब सारी होती हैं, और वो व्यापार करते हैं, और व्यापार से आपको पता है पैसा कमाते हैं। उनके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, खूब सारा धन था, और इस धन की वजह से वहाँ के लोग अमीर होते जा रहे थे। वहाँ जो लोग अमीर होते जा रहे थे उसमें जो राजा महाराज हैं उनकी शक्ति बढ़ रही थी, और उन राजा महाराजों में अलग अलग जो वंश है, उन वंशों के अंतर्गत उन सभी वंशों में से जो तीन वंश हैं, उन तीन वंशों के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग होता था, जिसको मुवेनदार कहते थे। क्या कहते थे उसको? मुवेनदार। अगर मुवेनदार की बात करें तो इन तीन मुखिया का समूह है वो मुवेनदार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में जो चोल वंश हैं उनके जो लोग हैं शासक राजा वो है। जो चेर वंश हैं उसकी बात करें, और पांड्य वंश, ये सभी भारत के उस समय दक्षिण भारत के क्या हैं शक्तिशाली साम्राज्य थे, और उनको क्या बोलते थे? मुवेनदार कहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दिए, ये लगभग 2300 वर्ष पहले भारत की दक्षिण भारत के क्या हैं? दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजा थे। बात समझ आ रही है? दक्षिण भारत के शक्तिशाली ये राजा थे। इसके अलावा अगर हम ये समझें कि ये तीन जो मुखिया हैं चोल, चेर और पांड्य, इन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। कितने कितने सत्ता केंद्र थे? दो दो। दो दो का मतलब ये हुआ कि एक तो समुद्र के किनारे वाले हैं, एक बीच वाले भाग में। इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो दक्षिण भारत है, और यहाँ पर मान लो ये तमिल है, ये जो इलाका है वो तमिल इलाका है। यहाँ का कोई शासक है, राजा। अब इस राज्य के दो केंद्र होते थे, एक तो यहाँ समुद्र के किनारे ताकि व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाए, एक ही बीच में इसकी राजधानी रहने पीने के लिए। तो दो प्रमुख केंद्र होते थे इनके, ये ध्यान रखना है, एक तटीय इलाकों में, एक अंदरूनी हिस्सों में। और इस तरह से पूरे भारत में अगर तीन मुखियाओं की बात करें तो दो एक के तो कुल कितने हो गए? एक शासक के दो प्रमुख केंद्र थे सत्ता के केंद्र, तो तीन के कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अगर हम 6 की देखें तो मुख्य अगर देखिए तो जो चोल हैं उनका पतन पुहार था, या हम उसको कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। दूसरा था, आपको ध्यान बता दे, पांड्यों का, वो था मदुरई। पांड्यों का मदुरई था, और पुहार या कावेरी पट्टनम चोल वंश के प्रमुख पतन स्थान थे। ये जो मुखिया हैं वो लोगों से नियमित रूप से कर लेते थे। ये जो शासक हैं चोल हैं, चेर, पांड्य, और कभी कभी ये सैनिक अभियानों से भी निकलते थे और लोगों के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लेते और वहाँ से कर वसूलने का काम करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास में रखते, बाकी अपने समर्थकों, अपने रिश्ते नाते जो लोग हैं, सिपाही हैं, कवि हैं, उनको बांट देते थे ये वंश। ये जो वंश के लोग हैं ये कर लेते थे, लोगों से टैक्स लेते थे, वहाँ से उनको पैसा मिलता था। और कभी कभी क्या करते हैं कि सैन्य या सैनिक अभियान में चलते थे। सैनिक अभियान का मतलब ये होता है कि वो आसपास के जो इलाके जिन पर इनका अधिकार बिल्कुल नहीं है
वहाँ सैनिक लेकर वहाँ पर आक्रमण करते और उसको अपने अंडर में लेते। वहाँ से जो धन मिला उनको उस धन का प्रयोग खुद या तो खुद ले लेते पास में, या उन धन का प्रयोग क्या करते हैं दूसरों लोगों को बांट देते हैं, अपने रिश्ते सैनिकों को और भी कलाकारों को। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इन्हीं राजाओं की तो अनेक संगम कविताएं हमें मिली हैं और इन कविताओं में इनकी प्रशंसा लिखी हुई है, क्योंकि इन्होंने कीमती जवाहरात हो या सोना हो या घोड़े हो या हाथी वो सब लोगों को देते थे और इसलिए इनकी प्रशंसाएँ होती थी। और जो लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, जो कविताएं लिखते थे, उनको इस प्रकार की चीज़ें मिलती थी, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसके लगभग 200 वर्ष के बाद में अगर हम बात करें पश्चिम भारत की तो उसमें एक वंश आता है सातवाहन वंश। ठीक है। और जो सातवाहन वंश हैं उसका नाम है वो 7 वाहनों के सबसे प्रमुख राजा गौतमी की वजह से पड़ा है। और राजा गौतमी के जो पुत्र हैं उनके नाम से इसी का नाम रखा है, जिसका नाम था सातकर्णी। तो दक्षिण भारत के अंदर जो मैंने इन 3 वंशों की बात की है वो आपको पता लग गया होगा, लेकिन पश्चिमी भारत की बात करें तो इसमें एक वंश था सातवाहन वंश। जो सातवाहन राजवंश था उसका जो सबसे पहले की बात करें तो गौतमी एक बहुत बड़ा शासक था और उसका पुत्र था सातकर्णी, उसी के नाम से इनका नाम पड़ा है सातवाहनों का। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलसरी द्वारा दान किए गए एक लेख से पता लगता है, एक अभिलेख से। इस वंश का नाम सातवाहन क्यों पड़ा, इसका कैसे पता लगता है कि जब उनकी जो माँ थी गौतमी बलसरी, उन्होंने एक लेख दान किया था, अभिलेख, उससे पता लगता है। क्योंकि उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि सातवाहन है वो दक्षिण भारत के स्वामी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? स्वामी। और जो दक्षिणापथ का मतलब होता है, दक्षिणापथ के ये स्वामी कहलाते थे। दक्षिणापथ का मतलब ये होता है कि दक्षिण की ओर चलने वाला रास्ता, या पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी इस सातकर्णी ने, और ये दक्षिणापथ का स्वामी माना जाता था। दक्षिणापथ का मतलब ये होता है कि पूरे दक्षिण भाग पर चलने वाला रास्ता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बात करेंगे हम रेशम मार्ग की कहानी। किसकी? रेशम मार्ग की कहानी। अगर हम रेशम मार्ग की कहानी पढ़े तो आपने रेशम का कपड़ा देखा होगा। अगर हम रेशम के कपड़े की बात करें तो बड़ा मुलायम कपड़ा होता है। पहली बात है कीमती कपड़ा है, कीमत है इस कपड़े की। रंग कैसा है इसका? चमकीला रंग है इस कपड़े का। चिकनी और मुलायम बनावट है इसकी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और बहुमूल्य में से इसका रेशम का नाम आता है। दरअसल रेशम का कपड़ा तैयार करना बड़ा जटिल काम है, ऐसे थोड़ा ना होता है रेशम का कपड़ा बनाया जा सकता है। रेशम के कपड़े का निर्माण के लिए रेशम के कीट होते हैं, उनको पालना पड़ता है। और रेशम के कीटों से जो कच्चा रेशम निकलता है उसको निकालना पड़ता है, फिर सूत हैं उसकी कटाई होती है, फिर कपड़ा बनता है। शहतूत की पत्तियाँ खाकर रेशम जो कीट हैं वो कच्चा रेशम बनाते हैं, उसके रेशम से हम क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं। अगर हम रेशम बनाने की तकनीक का बात करें और इसके आविष्कार की तो लगभग 7000 साल पहले हुआ था। कितने हजार साल पहले? 7000 साल पहले इस प्रकार की जो तकनीक है उसका विकास हुआ था। और धीरे धीरे समय साथ में बाकी दुनिया में भी इस प्रकार से चीज़ें होती गई थी। पर चीन के जो लोग हैं, चीन में इसका आविष्कार हुआ था। चीन के जो लोग हैं पैदल हैं, घोड़े हैं, ऊँटों पर कुछ दूर तक जाते थे। ठीक है, और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे चीन के लोग। क्योंकि चीन में इस प्रकार के
रेशम के कपड़ों का विशेषकर आविष्कार होता था। और जिस रास्ते लोग जाते थे, चीन के लोग हाथी, घोड़े, ऊंट पर, पैदल पर, हाथ में रेशम का कपड़ा लेकर अपने ऊपर, तो उस रास्ते को बोलते थे रेशम मार्ग। क्या बोलते थे? रेशम मार्ग, या सिल्क रूट भी कहते थे इसको। क्या बोलते थे? सिल्क रूट। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने आपको कहा कि चीन देश है, उसके जो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, रेशम का कपड़ा बनाते हैं, वो रेशम के कपड़े को बेचने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग करते थे, उस रास्ते को बोलते थे रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी जो चीन के शासक हैं, वो ईरान हो या बाकी एशिया के दूसरे शासक हैं, उनको गिफ्ट में, उनके उपहार के लिए रेशम कपड़ा या रेशमी कपड़ा बेच देते हैं। चीन के जो शासक हैं वो ईरान या बाकी एशिया के जो शासक हैं, उनको गिफ्ट में क्या देते थे? उनको गिफ्ट में इस प्रकार का रेशम का कपड़ा बेचते थे। ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से रेशम की प्रसिद्धि पूरे संसार में धीरे धीरे फैलती जा रही थी। लोग इसके बारे में जान पहचान देख रहे थे। और अगर हम इस रेशम के कपड़े की बात करें तो 2000 साल पहले से रेशम के उपयोग की बात करें तो रोम के जो अमीर लोग हैं, रोम साम्राज्य के अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो ही केवल इस रेशमी कपड़े का प्रयोग करते थे। और उस समय रेशम के कपड़े को पहनना एक प्रकार का फैशन माना जाता था। क्या माना जाता था? फैशन। ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि उस समय इसको फैशन माना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इस लाने में दुर्गम रास्ते, रेगिस्तानों का प्रयोग करना था। रेशम की जो कपड़े की बात कर रहे हैं तो कीमत ज़्यादा होती थी। चीन से बनता था, फिर बाकी देशों में जाने में बीच में पहाड़, पर्वत, मरुस्थल उनको पार करना पड़ता था। और ये नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग हैं वो क्या करते थे, जो व्यापारी लोग हैं वो रास्ते पर वो इससे भारी शुल्क लेते थे, भारी शुल्क भी लेते थे। इस वजह से ये कपड़ा महंगा होता जा रहा था। ये भी ध्यान रखना आपको। तो आपको कपड़े की जो महंगाई की वजह आपको समझ में आ गई होगी, कपड़ा महंगा क्यों होता जा रहा था। क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि जिस रास्ते में जाते थे वो रेशम मार्ग कहलाता था। बीच में अनेक बार उनको शुल्क देना पड़ता था, और इसके अलावा इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती थी। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें इसी टॉपिक की, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिल्क रूट की जो अलग अलग शाखाएं हैं वो बढ़ती गई थी, और कुछ भागों पर तो शासकों का नियंत्रण था, जो सिल्क रूट मार्ग हैं। और क्योंकि उस रास्ते पर जाने वाले जो लोग हैं उनको कर या शुल्क या तोहफे के रूप में लाभ मिलता था। शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते वक्त लुटेरे के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, क्योंकि जो शासक इस मार्ग से गुजरते थे कपड़ा लेकर, तो उनको लुटेरों का डर रहता था। और वो उस समय जो जिस इलाकों के जो शासक हैं वो इनकी रक्षा करते थे, और उनको फ़ायदा होता था, उनको कर हैं, शुल्क हैं, तोपों के रूप में। इस बात को ऐसे समझो जैसे मान लो एक कोई साम्राज्य है, इसमें ऐसा रास्ता है जहाँ से सिल्क रूट वाले लोग जाते हैं, रेशमी कपड़ा वाले। तो इस साम्राज्य के वाले क्या करते हैं, यहाँ रोक देते हैं और यहाँ से शुल्क लेते हैं, तो इनको फ़ायदा होता था, इनको रेशम का कपड़ा मिल जाता था। इस वजह से रेशम के मार्ग से शासकों को काफ़ी फ़ायदा होता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार सिल्क रूट या रेशमी मार्गों का काफ़ी सिस्टम था बढ़िया। रेशम या सिल्क जो रूट है उस पर नियंत्रण रखने वाले जो शासकों में अगर हम प्रसिद्ध शासक की बात करें तो कुषाण लोग हैं, वो कुषाण वंश के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा इस पर नियंत्रण रखते थे। ये ध्यान रखना है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम इनके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो 2 केंद्रों का नाम प्रमुख आता है, पेशावर और मथुरा। 2 केंद्रों का नाम बताया मैंने, मथुरा और पेशावर। ठीक है, ये केंद्र आपको ध्यान रखने हैं आपको। इसके अलावा तक्षशिला भी इसी साम्राज्य में आता था। और अगर हम बात करें तो उस समय सिल्क रूट जो मार्ग हैं वो मध्य एशिया से लगाकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक ले जाता था।
अब वो जहाज का प्रयोग करते थे रेशम के लिए और पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक पहुंचने का काम करते थे, इस रास्तों का प्रयोग करते थे। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं वो जारी करने वाले जो शासक थे वो कुषाण वंश थे। कौन से वंश थे? कुषाण वंश के, ये ध्यान रखना है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे और ये सिक्के हैं वो कुषाण व्यक्ति हैं, वो वंश हैं, वो इस प्रकार के सिक्कों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने 2000 साल पहले जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, उसकी बात की है। किस प्रकार से रेशम मार्ग की कहानी आती है, किस प्रकार से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, किस प्रकार की कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता था। वो जिस रास्ते जाते थे उस रास्ते को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते थे, और जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते के अंदर जिस ज़मीन पर वो जाते थे, उस ज़मीन का जो राजा है वो उनसे कर लेता था, रास्ते पर सीमा शुल्क टैक्स लेता था। उस टैक्स की वजह से उस राजा को भी काफ़ी फ़ायदा होता था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए और भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में।